हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के तहत जो है भारत का उच्चतम न्यायालय के बारे में जो है पढ़ रहे थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में जो है हम कम्प्लीटली जो है पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के जो राज्य हैं, राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में, यानी उच्च न्यायालय के बारे में आज हम पढ़ेंगे संविधान के तहत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राज्यों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं उनका प्रावधान जो है संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो संविधान में जो है उच्च न्यायालयों का जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है भाग 6 यानी पार्ट 6 के जो है चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 के तहत जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक में दिया गया है। तो हम आज पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है किस प्रकार की गई है उसके बारे में, जो है किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 जो है एक मतलब कि कह सकते हैं कि घोषणात्मक धारा है, जिसमें जो है यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में कहा गया है। अनुच्छेद 215 में जो है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी अनुच्छेद 215 में जो है यह घोषित किया गया है कि जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वह जो है एक अभिलेख न्यायालय होंगे, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। और इसी प्रकार जो है उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय को भी अनुच्छेद जो है 129 के तहत जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय जब हम पढ़ रहे थे तब उसमें जो है अभिलेख न्यायालय के बारे में जो है बहुत डिटेल से समझे हैं, और वही अर्थ जो है अभिलेख न्यायालय का यहाँ पे भी होगा। अभिलेख न्यायालय से जो है दो अर्थ निकलता है। एक अर्थ यह निकलता है कि जो है उच्च न्यायालय के जो निर्णय होंगे वह उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर बाध्यकारी होंगे, यानी वे निर्णय जो है एक जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करेंगे या जो है एक नज़ीर का काम करेंगे, कि अगर जो है अधीनस्थ न्यायालयों में उस निर्णय से संबंधित यानी जिसमें निर्णय दिया गया उस मामले से संबंधित कोई जो है मामला आता है, तो उसको जो है उस निर्णय को यानी उच्च न्यायालय के निर्णय को जो है एक उदाहरण के रूप में या एक पूर्व निर्णय के रूप में जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा सकेगा, यानी एक नज़ीर का काम करेंगे। अभिलेख न्यायालय का जो दूसरा अर्थ है वह यह है कि उच्च न्यायालय को जो है अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, यानी उच्च न्यायालय अपने कंटेम्प्ट के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को जो है पनिशमेंट यानी दंड दे सकता है। अभिलेख न्यायालय की दो विशेषताएं हैं। तो अनुच्छेद 215 में जो है इसी का प्रावधान किया गया है, या अनुच्छेद 215 में जो है उच्च न्यायालयों को जो है अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो इसमें जो कहा गया है प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, यानी उच्च न्यायालय को जो है अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। तो यह जो है प्रश्न बनता है कि उच्च न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 के तहत जो है उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, और अनुच्छेद 129 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। ये दोनों को जो है आर्टिकल जो है पूछे जाते हैं। अगला जो है अनुच्छेद हम देखते हैं, अनुच्छेद जो है 216। 216 में जो है उच्च न्यायालयों का गठन यानी न्यायालयों का जो है गठन के बारे में जो है 216 में जो है प्रावधान किया गया है। 216 में यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों का गठन। तो अनुच्छेद 216 में जो गठन का प्रावधान किया गया है उसके तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। यानी उच्च न्यायालयों का जो गठन होगा वह एक मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर जो है उच्च न्यायालय गठित होगा जिन्हें जो है राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। यह प्रावधान जो है 216 में किया गया है, अनुच्छेद 216 में किया गया है। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उच्च न्यायालय के तहत जो आर्टिकल है 217, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें यानी कंडीशंस क्या होंगी उसके बारे में जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 217 के तहत। अनुच्छेद 217 में जो है जजों की नियुक्ति कैसे की जाएगी और उनकी जो है योग्यता क्या होगी पद धारण करने की, यानी अर्हता या क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और जज जो है न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नियुक्त होने के बाद जो है कितने वर्ष तक जो है वो अपना पद धारण करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 217 में प्रावधान किया गया है। यानी जज की नियुक्ति अपॉइंटमेंट जो है अनुच्छेद 217 के तहत किया जाता है। उच्च न्यायालय के जजों का जो अपॉइंटमेंट है 217 के तहत, आर्टिकल 217 के तहत किया जाता है। और जो है आर्टिकल 217 में ही जो है यानी क्वालिफिकेशन क्या होगी जजों की, यानी अर्हता या उनके पद की शर्तें क्या होंगी वह भी दिया गया है। और एज जो है कितनी एज तक जो है वो पद धारण करेंगे ये भी अनुच्छेद 217 में दिया गया है। तो हम देखते हैं कि उच्च न्यायालयों की नियुक्ति जो है कौन करता है और भारतीय संविधान में जो है उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति का जो है क्या प्रावधान किया गया है। जो है अनुच्छेद 217 के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो मूल संविधान में किया गया था उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे कि मूल संविधान में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे नियुक्त किए जाते थे, मूल संविधान में जो प्रावधान किया गया था, और वर्तमान में जो कोलिजियम के तहत जो है जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ये वर्तमान समय में। तो जो कोलिजियम जो है यानी चयन मंडल, कितने जजों का जो है चयन समूह बनता है या चयन मंडल बनता है या कोलिजियम बनता है, जो जज की नियुक्ति करते हैं, हम दोनों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो यानी मूल संविधान में उच्चतम यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या प्रावधान था। तो मूल संविधान में जो प्रावधान था वो यह था कि भारत के जो है मुख्य न्यायमूर्ति से और उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। यानी मूल संविधान में जो प्रावधान किया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के पहले जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यानी CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और यदि राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है करता है तो नियुक्ति करने से पहले जो है राष्ट्रपति एक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा, और दूसरा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा, और तीसरा जो है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात जो है राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ये जो नियुक्ति का प्रावधान था ये मूल संविधान में था। अब इस प्रावधान के तहत जो है उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति नहीं की जाती है। अब उच्चतम न्यायालय ने जो है कोलिजियम प्रणाली को अपना लिया है। सन 1999
सन 1999 में एक केस आया था, इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला। उस मामले के निर्णय के बाद से जो है भारत में जजों की नियुक्ति के लिए जो सिस्टम है, यानी जो प्रणाली है, वो कोलिजियम प्रणाली जो है पूर्ण रूप से लागू हो गई है। और इसी कोलिजियम प्रणाली के तहत ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति की जाती है। कोलिजियम का मतलब होता है चयन मंडल या चयन समूह, यानी एक चयन मंडल का गठन होता है उच्चतम न्यायालय में। जो चयन मंडल होता है वह उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए जो है सिफारिश करता है। तो राष्ट्रपति जो है उस सिफारिश के जो है अनुसार ही जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो अब देखते हैं जो उच्च न्यायालय में जो है कोलिजियम कितने जजों का जो है कोलिजियम गठित होगा। जो कोलिजियम जो है जिसकी सिफारिश पर उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। तो जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो उच्चतम न्यायालय में कोलिजियम बनता है या जो चयन मंडल बनता है वह 1+2 का बनता है, यानी एक भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा और 2 उच्चतम न्यायालय के जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। यानी 3 जजों का जो है 3 जजों को मिलाकर एक चयन मंडल बनेगा, यानी कोलिजियम बनेगा। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, यानी एक होंगे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और 2 उच्चतम न्यायालय के जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। इन 3 लोगों से मिलकर जो चयन मंडल बनेगा वह जो है उच्च न्यायालय में किस न्यायाधीश की नियुक्ति करना है उसकी सिफारिश जो है राष्ट्रपति को करेंगे। और राष्ट्रपति जो है इसी चयन समूह यानी कोलिजियम की सिफारिश पर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। और जो राष्ट्रपति हैं वो ये कोलिजियम की सिफारिश को मानने के लिए जो है पूर्णतः बाध्य हैं। यानी राष्ट्रपति जो है एक बार जो है जजों के नाम को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन जो है दोबारा यदि उच्चतम न्यायालय का जो कोलिजियम है राष्ट्रपति को उन्हीं नामों को अपॉइंटमेंट के लिए जो है भेजता है, तो राष्ट्रपति उन जो है कोलिजियम की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति होती है वो कोलिजियम के तहत होती है। और कोलिजियम जो बनता है उच्चतम न्यायालय में वह जो है 1+2 का बनता है। एक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और 2 वरिष्ठतम अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के होते हैं। तो इस प्रकार जो है वर्तमान में उच्च न्यायालय के जजों की जो है नियुक्ति की जाती है। और जो जजों की नियुक्ति होती है उसके पश्चात जो जज होते हैं, उच्च न्यायालय के जज जो होते हैं यानी न्यायाधीश जो होते हैं वे 62 वर्ष तक अपनी आयु को 62 वर्ष की आयु तक जो है अपना पद धारण करते हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो है रिटायरमेंट की जो उम्र दी है 65 वर्ष, लेकिन हाई कोर्ट में जो जज न्यायाधीश होंगे उनकी रिटायरमेंट की जो है उम्र 62 वर्ष है। ये प्रश्न जो है पूछा जाता है जीके में, जीके जीएस में। अगला जो हम देख लेते हैं यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है कैसे हटाया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वह जो है राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। कोई भी मतलब उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना जो त्यागपत्र देगा यानी रिज़ाइन त्यागपत्र देगा वह जो है राष्ट्रपति को देगा। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है उसको हटाया भी जा सकता है। तो जो हटाया जाएगा वह जो है उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाया जाता है। जो अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में जो प्रक्रिया दी गई है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, उसी प्रक्रिया से जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाएगा। यानी
हटाया जाएगा। तो इसको जो है हटाने की प्रक्रिया जो है हम उच्चतम न्यायालय में जो है जब पढ़े हैं उसमें इसको जो है काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं, किस प्रकार जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। आगे जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन उनकी जो है क्या मतलब कि क्वालिफिकेशन होगी या क्या जो है अहर्ता होगी जो है उच्चतम न्यायालय में अपॉइंट होने के लिए, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। दूसरा है दूसरी जो उसकी जो है अहर्ता यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वह भारत में कम से कम 10 वर्ष तक जो है न्यायिक पद धारण किया हो, यानी किसी भी न्यायिक पद पर जो है कम से कम 10 वर्ष तक जो है कार्य किया हो, यानी भारत में। तो और जो है तीसरी जो कंडीशन है वह यह है कि किसी उच्च न्यायालय या एक या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता जो है रहा है। तो पहली शर्त तो होना ही चाहिए, यानी कम से कम वो जो है पहली जो कंडीशन है भारत का नागरिक होना चाहिए, और बाकी ये जो नीचे की दो कंडीशन है यानी शर्तें हैं, इनमें से कोई एक शर्त होनी चाहिए, या तो वह कम से कम 10 वर्ष तक जो है भारत में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, तो वह हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में जज अपॉइंट होने के लिए जो है क्वालिफाइड होगा, या फिर वह जो है कम से कम लगातार जो है 10 वर्ष तक जो है किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, यानी प्रैक्टिस किया हो, तो वह जो है उच्च न्यायालय में अपॉइंट होने के लिए जो है क्वालिफाइड होगा। ये जो है क्वालिफिकेशन हो गई उच्च न्यायालय में जो है अपॉइंट होने के लिए किसी जज में क्या योग्यता होनी चाहिए। और अनुच्छेद 217 में जो है अनुच्छेद 217 के जो क्लॉज 3 में जो है अनुच्छेद 217 के क्लॉज 3 में ही यह प्रावधान किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु यानी एज के बारे में कोई प्रश्न उठता है, या कोई मतलब कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस प्रश्न का जो है विनिश्चय यानी निर्धारण जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और उसका राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यानी यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु यानी एज के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निर्धारण जो है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा, राष्ट्रपति का ही निर्णय जो है अंतिम होगा। इस प्रकार हम यहाँ अनुच्छेद 214 से लेकर 217 तक देखें, इसमें जो है उच्च न्यायालयों का गठन कैसे किया जाए होगा, और जो है जजों की नियुक्ति, उनकी क्वालिफिकेशन और हटाने की प्रक्रिया। आगे जो है उच्च न्यायालय के बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 218 से लेकर आगे के प्रावधानों को हम अगली वीडियो में देखेंगे।